दोस्तों आपने एक बात कई बार सुनी होगी कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मतलब मनी से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। लेकिन एक बात इससे भी ज्यादा सच है कि पॉवर्टी कांट बाय एनीथिंग, मतलब गरीब आदमी कुछ भी नहीं खरीद सकता। ये बात बहुत ही ज्यादा सच है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फाइनेंशियल फ्रीडम, एक ऐसी बुक जिसमें इसके ऑथर ग्रांट कैविटियर ने डिस्कस करी है उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पूरी तरीके से। और उन्होंने भी ये बात सोची थी कि मनी से भले ही कुछ खरीदा जा सके या ना जा सके, लेकिन गरीब आदमी कुछ भी नहीं खरीद सकता। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, काफी समय नौकरी में देने के बाद भी उनके पास जब कुछ भी नहीं बचा और 24 साल की उम्र में उन्हें नौकरी से जब निकाला गया और नई नौकरी मिलने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई परेशानी हुई, तब उन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा और कुछ ना कुछ अलग ही करना पड़ेगा। समय से पहले फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, समय से पहले रिटायर होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की लाइफ की जर्नी के कुछ ऐसी चीजें, 7 फेजेस जो उन्होंने अपनी बुक में डिस्कस करे हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी लगेगा। आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लाइफ का पहला जो फेज होता है जो इस बुक में डिस्कस किया गया है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्लैरिटी। क्लैरिटी, पहले आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें रिटायरमेंट के लिए या फिर फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आखिरकार कितने पैसे की जरूरत है। और ये एक फिक्स नंबर होगा, हाइपोथेटिकल बात नहीं होगी, फिक्स नंबर होगा। फिक्स नंबर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इस बुक के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो ऑथर ने बताया है कि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी एनुअल एक्सपेंस, पूरे साल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसका मल्टीप्लाई 25 में करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपके एनुअल एक्सपेंसेस 4 लाख हैं तो उसका मल्टीप्लाई अगर आप 25 में करेंगे तो मतलब 1 करोड़ आपको पैसा लगेगा, 1 करोड़ फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। तो आप इस फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर डिसाइड कर सकते हैं जो आपको लगे जिससे हम फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं। वो नंबर आपको अपनी लाइफ में क्लियर जरूर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे सामने हमारा गोल नहीं दिखाई देगा, जब तक हमें क्लैरिटी नहीं दिखाई देगी लाइफ में, तब तक हम उसे अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों क्लैरिटी के बाद जो उन्होंने फेज डिस्कस किया है वो है सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब आप जब अपने आप के खर्चे पूरी तरीके से मैनेज कर पाते हो, जब आप किसी से उधार लिए बिना, किसी से, पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से उधार लिए बिना अपने खर्चे खुद ही अच्छे से काट सकते हो, अच्छे से अपनी लाइफ को निकाल पाते हो, तो उसे बोलते हैं हम सेल्फ सफिशिएंसी का फेज। मतलब आप अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर आपको इस पोजीशन पर आकर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, और आपको अपनी नेटवर्थ को बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। समय समय के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे आपको क्लियर होगा चीजें कि आपके फिलहाल की सिचुएशन में और आपकी जो गोल है उसकी सिचुएशन में आखिरकार फासला कितना बचा है। ये नेटवर्क को बार बार कैलकुलेट करने से उन्होंने ये बात भी कही है, बार बार अपनी नेटवर्क को कैलकुलेट करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि आपकी फिलहाल की सिचुएशन क्या है और आपको कहां पहुंचना है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो इसलिए आपको ये सब चीजें, नेटवर्थ, इनकम, एक्सपेंसेस, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हमें इसे सब कुछ को कैसे मैनेज करना है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर जो फेज निकल कर आता है वो है ब्रीदिंग रूम। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको अपने लाइफ के खर्चे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। आपके जो एसेट्स हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वहां से आप इतना अर्न कर पा रहे हो जिससे कि आप अपने बेसिक खर्चे वहां से पूरे कर सको। जब आप इस तरीके की सिचुएशन में पहुंच जाते हो लाइफ की, तब आपको एक्शंस लेने हैं अपने गोल को अचीव करने में। आपको ये बात तो पहले से ही पता है कि आपकी करंट सिचुएशन में और आपकी गोल में फासला कितना है, क्या क्या आपको करना है। ब्रीदिंग रूम के फेज में अपने एक्शंस को स्टार्ट करना है, उस काम को स्टार्ट करना है जो आपको आपके गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात इस फेज में ये रहने वाली है कि आपको अपने बेसिक खर्चे के लिए अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बेसिक खर्चे हैं वो आपके एसेट्स और इन्वेस्टमेंट पूरा कर ही रहे हैं। इस फेज में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कही गई है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। इस समय पर जहां आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो इस समय आपको अपने खर्चे बहुत ज्यादा सोच समझ कर करने की जरूरत है। आपको खुद पता होना चाहिए कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसकी जरूरत है भी या नहीं। और सबसे बड़ी बात,
जब आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने ये पैसा आखिरकार कितना समय देके कमाया है और इस पैसे की वैल्यू एक्चुअल में हमारे लिए कितनी है। अब फेज नंबर 4, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी फेज में क्या होता है कि आप पूरी तरीके से आप कंट्रोल में हो, आपकी इनकम भी अच्छी खासी आ रही है, आपको अपनी सैलरी पे डिपेंड भी नहीं होना पड़ रहा अपने खर्चे के लिए, और आप अच्छे से अपने खर्चे वगैरह सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो। साथ में आपको ये तो पहले से ही पता है कि हमें अपने स्पेंड को लिमिटेड करना है, अपने एक्सपेंडिचर को लिमिटेड करना है, लेकिन इस फेज में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रखनी है कि हमें सेविंग्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब तक हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना ना सीख पाए और जब तक हमारा पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा, खर्चे कम करके सेविंग्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इस फेज में हमारे पास कोई लोन नहीं है, हम स्टेबल कंडीशन में है, तो हम ज्यादा से ज्यादा सेव भी कर सकते हैं। तो सेविंग्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस फेज में ऑथर ने 3 बेसिक खर्चों पर ध्यान देने की बात कही है: हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। ऑथर ने कहा है कि जब तक हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा कॉर्पस नहीं है, तब तक हमें इन तीन मेजर खर्चों पर बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इन पर हमें लिमिटेड खर्चा करना चाहिए, और यही हमारे जो पैसे का जो सबसे ज्यादा भाग है वो इन्हीं तीनों पर वेस्ट होता है। जैसे कि जब तक हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं है हमारे पास, तब तक हम अगर रेंट दे रहे हैं कोई बहुत बड़े हाउस का, तो कोशिश हम कर सकते हैं कि हम एक नॉर्मल से हाउस में रह सकें। फूड फूड में सिर्फ उतनी ही चीजें खरीदें जितनी की जरूरत है। अनाप शनाप चीजें खरीद कर उसे बर्बाद करके अपने पैसे को भी बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी हमें जितना हो सके उतना कट करने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पर कितना भी खर्च हो सकता है अगर हम चाहते हैं तो। फेज नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, अभी तक हम जान रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा है कि अगर बिल्कुल भी पैसा ना आए, बिल्कुल भी सैलरी नहीं आए, फिर भी हम 6 महीने तक बहुत आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन इस फेज में हमें अपने आप को तैयार करना है कम से कम 2 साल के लिए। कम से कम 2 साल के लिए इतना पैसा होना चाहिए कि अगर बिल्कुल भी इनकम नहीं होती, कहीं से कोई इनकम नहीं होती, तब भी हम अपने पूरे खर्चे बहुत आराम से 2 साल तक काट सकते हैं। और ये फेज आता है अपने सैलरी को, अपनी इनकम को बढ़ाने का, अपनी जॉब, जो भी हम जॉब कर रहे हैं उसका मैक्सिमम यूज करने का। क्योंकि हमें अपनी जो जॉब है, अपनी 9 to 5 जॉब, या हम जो भी काम कर रहे हैं उसे तब तक क्विट नहीं करना चाहिए जब तक हमारे पास साइड इनकम से उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट ना आना शुरू हो जाए। हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है। इस फेज में इतनी ज्यादा स्किल्स बढ़ाइए जिससे कि आपकी इनकम और तेजी से बढ़ सके। जैसे कि अगर आप सैलरीड हैं तो अपनी स्किल्स को बढ़ाकर अपनी सैलरी को बढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए। इस फेज में ऑथर ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है: स्किल्स प्लस नेटवर्क इज इक्वल टू मोर मनी। मतलब अपने स्किल्स का यूज करके नेटवर्क बिल्डअप करो और उससे ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करो। फेज नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस सिचुएशन में जब आप पहुंचते हो तो आपको अपने खर्चों के लिए पूरी तरीके से अपनी सैलरी पर से इंडिपेंडेंट होना ही पड़ता है। या फिर आप ये बोल के चलिए कि हम अपनी सैलरी से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर हम कोई काम ना भी करें तब भी हम अपनी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो जब ये फेज आ जाता है हमारी लाइफ में, तब हमें सेविंग्स, अपने एक्सपेंडिचर पर ध्यान देने की बजाय अपनी सिर्फ और सिर्फ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि चाहे दुनिया में कोई भी हो, कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कभी भी सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स करके बड़ा नहीं बना, वो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करके ही बड़ा बना है। तो इस फाइनल फेज में हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी इनकम स्ट्रीम को मल्टीप्लाई कर सके, डबल ट्रिपल या उससे भी ज्यादा कर सके। बहुत सारे ऐसे साइड बिजनेसेस भी हो सकते हैं जिन्हें हम रन कर सकते हैं और जिनमें हमें बहुत ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं होती, तो उन्हें भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ फेज नंबर 7, अबेंडेंट वेल्थ। मतलब इस फेज में आप ये मान के चलिए कि अब आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ टाइम पर, पैसे पर नहीं। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन द मनी। ये बात हम सब जानते हैं कि समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। और इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमने पिछले जो 6 स्टेप डिस्कस करें उन्हें बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने लगभग पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लिया है। और इन सब को एक साथ आप मिलाकर देखेंगे तो एक फाइनल कंक्लूजन निकल कर आता है कि इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी हो सके, लाइफ में जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करिए। क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि पैसा अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन हमारे पास समय अनलिमिटेड नहीं है। समय बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और
उस समय से हमें पहले ही रिटायरमेंट लेना है, जिससे कि जो रह जाए टाइम उसे हम बहुत अच्छे से यूज कर सकें ना। बल्कि आप ये बात तो जानते ही हैं कि अगर 60-70 साल पे रिटायर होते हैं तो कोई खास समय आपके पास एंजॉय करने के लिए तो डेफिनेटली नहीं बचेगा। इसलिए समय बहुत लिमिटेड है और पैसा अनलिमिटेड हो सकता है अगर आप सब चीजों को बढ़िया तरीके से फॉलो करें। तो दोस्तों ये सब बातें हमने डिस्कस करी हैं द फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के थ्रू, जिसमें ऑथर ग्रांट सेविटियर ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस डिस्कस करे हैं। उम्मीद है आपको भी ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करके जाना। साथ में इसी तरीके की नॉलेज के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।